हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक नए क्लासेस में हैं जहां पे हम लोग जेट पेपर 1 के यूनिट 1 को देख रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट 9 और यूनिट 10 को कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग बैक यूनिट 1 पे आए हैं और सिलसिलेवार तरीके से करेंगे। हमारा स्ट्रेटजी यही था कि जो यूनिट सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले करेंगे। आपको पता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जो यूनिट है, ईबीएस जिसको बोलते हैं, यूनिट 9, वो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, वहां से बनते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और यूनिट 10 दोनों सबसे बड़ा है, उसको हमने पहले कर लिया। अब हम लोग यूनिट 1 पे आ गए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का। और टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने 2 लेवल ऑफ टीचिंग को पढ़ा है। पहला क्या है, मेमोरी लेवल, और दूसरा क्या है हमारा, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो आज हम लोग तीसरा और अंतिम लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, जो है आपका रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जिसका नाम है रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग। यानी इसको अगर इसको ऐसे समान अर्थ में बोलेंगे तो प्रावर्तित शिक्षण का स्तर, या इसको कह सकते हैं हम लोग चिंतनशील शिक्षण का स्तर। यहाँ पे जो लर्नर होते हैं ना, वो चिंतनशील हो जाते हैं ना, ज्यादा सोचने लगते हैं, उसमें सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है, थिंकिंग करने की कैपेसिटी आ जाती है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, चिंतनशील शिक्षण का स्तर भी कहते हैं। अगर इसके कुछ की पॉइंट्स को देखेंगे तो यहाँ पे चलिए हम लोग कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें अगर इसकी परिभाषा को देखेंगे ना, इसमें ये सारी चीजें पाई जाती है, ठीक है। इस लेवल में क्या करता है विद्यार्थी, उसको हम लोग देखते हैं। विद्यार्थी समस्या पर गहराई से खुद विचार करता है, टीचर नहीं, विद्यार्थी खुद ही अपने समस्याओं पर गहराई से विचार करता है। जो समस्या है ना, उसका समाधान खुद ही ढूंढता है, ठीक है। या समस्या है तो इसका कारण क्या है और इसका समाधान या परिणाम क्या है, इन सभी को कारण ढूंढता है समस्या का, फिर उसका परिणाम क्या होगा और फिर इसका समाधान भी ढूंढता है। ये खुद ही विद्यार्थी यानी लर्नर ढूंढता है। यहाँ पे टीचर बस एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जब आपका मेमोरी लेवल था तो टीचर सबसे ज्यादा एक्टिव था, टीचर ही सब कुछ था, है ना। और जो लर्नर थे वो सिर्फ सुनते थे और याद करते थे। यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग इस लेवल पे आ गए हैं कि टीचर अब बस साइड में है ना, साइड में फैसिलिटेटर की तरह, और डायरेक्शन दे दिया, बच्चे खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम है, उसका कारण ढूंढ रहे हैं, उसका समाधान ढूंढ रहे हैं और इसका रिजल्ट दे रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं। ये बच्चे खुद ही करेंगे। इस लेवल को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और ये सबसे हाई लेवल है, ठीक है। ये सबसे हाई लेवल है। तीनों लेवल्स जो हमने देखा, इसमें सबसे हाई लेवल कौन है, सबसे हाई लेवल आपका यही है, रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये भी कभी कभी पूछ दिया जाएगा, टीचिंग लेवल का सबसे हाई लेवल कौन सा है, तो ये हाईएस्ट लेवल है आपका रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग को सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। और इसमें क्या क्या होता है ना, इसमें जो इसकी विशेषता है वही इसे उच्च बनाती है, वही इसे सबसे कह सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रखती है। तो क्यों इसको मानते हैं हम लोग हाईएस्ट, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्यों सबसे उच्च स्तर माना जाता है, क्यों सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इसको कहते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यह केवल ज्ञान नहीं दिया जाता है, यहाँ पे सिर्फ ज्ञान नहीं दिया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, हम लोग ज्ञान देते हैं, बच्चे को समझाते हैं, ठीक है, वहां पे ज्ञान देते हैं। यहाँ पे ज्ञान या याद, जो कि याद आपका मेमोरी लेवल में था, वो भी यहाँ सिर्फ नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, सिर्फ नहीं है। अब क्या करते हैं, ज्ञान का प्रयोग, विश्लेषण और नवाचार। जो उसे ज्ञान मिला, जो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका वो प्रयोग करता है, फिर उसको विश्लेषण करता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके से देखता है, अलग अलग पक्ष से वह उसकी तुलना करता है, नवाचार करता है, यानी नई चीजें जो उसे बताया गया उससे, और एक तीसरी चीज है ना, अलग चीज के बारे में वह सोचता है, ठीक है, यानी इनोवेटिव माइंड हो जाता है, यानी छात्र का स्वतंत्र चिंतन विकसित होता है, ठीक है, छात्र स्वतंत्र रूप से चिंतनशील हो जाता है। इसीलिए इसको रिफ्लेक्टिव थिंकर बनने का मौका मिलता है विद्यार्थियों को इस लेवल में आकर। तो ये इसका कह सकते हैं कि इसे जो सबसे नंबर 1 पोजीशन दिया जाता है, उसमें इसे ये महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण ये नंबर 1 पोजीशन पे
रहता है। अब देखिए इसका जो प्रमुख विशेषता है, इसकी विशेषता को देखेंगे दो भागों में कि विद्यार्थी के दृष्टिकोण से क्या विशेषता है और शिक्षक के दृष्टिकोण से क्या विशेषता है। विद्यार्थी के दृष्टिकोण से यह सबसे कह सकते हैं सबसे बेस्ट फेज है। विद्यार्थी के दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट फेज है। विद्यार्थी से संबंधित जो विशेषता है उसको जब आप देखेंगे, आप देखेंगे कि विद्यार्थी के दृष्टिकोण से यह उसका स्वर्णिम फेज है। ठीक है, इस फेज में वह अपने हर एक कह सकते हैं सोच को यहाँ पर वो अपने सामने रख सकता है और उसका कंक्लूजन पा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर इस लेवल में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है। सबसे ज्यादा एक्टिव कौन रहता है? विद्यार्थी रहता है, लर्नर रहता है। यहाँ टीचर एक्टिव नहीं रहता। टीचर बस समस्या दे देता है, प्रॉब्लम दे देता है, उसको सॉल्व करता है स्टूडेंट खुद ही, यानी स्टूडेंट सक्रिय रहता है। लॉजिकल थिंकिंग विकसित होता है। किसी चीज को ऐसे ही रट नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये मेमोरी लेवल नहीं है, रट नहीं लिया जाता है, बल्कि उस पर तर्क वितर्क होता है ना। तर्क वितर्क के माध्यम से उस पर निर्णय लेता है। क्रिटिकल थिंकिंग होता है, यहाँ पे आलोचनात्मक चिंतन भी होता है। ये नहीं कि जो बता दिया गया है उसी पॉजिटिव तरीके से हम चलेंगे। वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को हो सकता है, किसी को नेगेटिव ही अगर किसी चीज में नजर आए, मान लीजिए मैया सम्मान योजना के बारे में आपको लिखने दे दिया, ठीक है, इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों में लिखिएगा। कोई इसके पक्ष में बताएगा नहीं बहुत अच्छा है ना, महिलाएं इससे को आत्मनिर्भर हो रही है, महिलाएं इसको इस पैसे को संभाल कर जमा करके एक छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर रही है। कोई इसके विपक्ष में भी लिख सकता है ना। वो विपक्ष में क्या लिखेगा? वो विपक्ष में ये कर सकता है सरकार का जो खजाना है ना वो खाली हो रहा है, सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार काम कर सकती थी, रोड बना सकती थी, है ना, रेलवे ट्रैक बना सकती थी, बिजली के क्षेत्र में काम कर सकती थी। ठीक है, लेकिन वो काम अब नहीं कर पाएगी क्योंकि आर्थिक खजाना ऐसे ही खाली हो रहा है मैया सम्मान के नाम पर। यानी दोनों प्रकार की चीजें इस लेवल में आ जाती है लर्नर के अंदर। आलोचनात्मक शक्ति का विकास हो जाता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पक्षों के बारे में वो जान पाता है, समझ पाता है, किसी समस्या का वो समाधान कर पाता है। ये सब क्या है ना, विद्यार्थी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके साथ ही और एक विद्यार्थी में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, क्योंकि यहाँ टीचर एक फैसिलिटेटर की भूमिका में निभा होते हैं। तो जितना भी निर्णय लेना है, जो कंक्लूजन बताना है, वो कौन करेगा? स्टूडेंट ही करेगा। यानी बच्चे में निर्णय लेने की क्षमता का इस फेज में विकास हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि शिक्षक के दृष्टिकोण से इस फेज की, इस लेवल की क्या विशेषता है। ठीक है, शिक्षक के दृष्टिकोण से क्या विशेषता पाई जाती है। यहाँ एक प्रकार से कह सकते हैं, यहाँ शिक्षक के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। शिक्षक बस मार्गदर्शक होता है, जहां भटक रहा है, जहां दिक्कत है, बस वो बताकर साइड में रहता है। शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक फैसिलिटेटर होता है, प्रश्न पूछता है और बच्चे से ही उसका उत्तर चाहता है, समाधान वो नहीं बताता है। ठीक है, आंसर नहीं कि तुरंत हम बता दिए, समस्या दे दिए, बच्चे आपस में उसका समाधान प्रयास कर रहे हैं। टीचर उसको बताएगा नहीं, लास्ट में अगर नहीं हुआ तो फिर बताएगा, लेकिन समाधान वो सीधे नहीं बताता है, बच्चों को ही प्रेरित करता है कि जवाब आप ही को ढूंढना है। यानी शिक्षक मार्गदर्शक होता है, प्रश्न पूछकर स्टूडेंट को सोचने के लिए प्रेरित करता है, समाधान सीधे नहीं बताता है। वो क्या करता है? सीखने का वातावरण क्रिएट करता है, माहौल रखता है। क्लासरूम का माहौल ऐसा रहता है कि बच्चे खुद सीखिए। ठीक है, खुद सीखिए, ग्रुप डिस्कशन वगैरह करा सकता है। ये शिक्षक के दृष्टिकोण से विशेषता है। अब है कि इसका उद्देश्य क्या है। इस लेवल के शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सभी लेवल का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इस लेवल का यानी रिफ्लेक्टिंग लेवल के शिक्षण का एम क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यहाँ पर यही है कि हमें ऐसे विद्यार्थी का फौज तैयार करना है जिसमें उच्च स्तरीय चिंतन की क्षमता हो, यानी उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करना, समस्या समाधान की क्षमता बच्चों में बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। निश्चित रूप से बच्चे क्या कर रहे हैं? लॉजिकली बात कर रहे हैं ना, लॉजिक तर्क के आधार पर। टीचर ने किसी चीज को कहा, उसको वो रट नहीं रहे सीधे, अब वो तर्क वितर्क कर रहे हैं। ठीक है, इससे निश्चित रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। इसी तर्क वितर्क में
कुछ नई चीजें भी आती हैं, ठीक है, उससे क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है। आत्मनिर्भर शिक्षार्थी तैयार करना, जब आप टीचर की अनुपस्थिति में जो टास्क दिया गया उसको आप कंप्लीट करते हैं, एक प्रकार से आप आत्मनिर्भर हैं, टीचर पे डिपेंड नहीं है, तो एक प्रकार से आत्मनिर्भर शिक्षार्थी यहाँ पर तैयार होता है रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। सबसे पहले उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करता है यह लेवल बच्चों में, समस्या समाधान की क्षमता उसके अंदर बढ़ती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, क्रिएटिविटी माइंड उनका होता है, और आत्मनिर्भर बनने की जो क्षमता है ना वो उसका यहाँ पर कह सकते हैं नींव पड़ता है कि अब वो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है, कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है ताकि इस जो रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग है इसके गोल को पाया जा सके। रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग का जो गोल है, जो एम है, इसको पाने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है जिसके माध्यम से इसको पाया जा सके। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं टीचर, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को अपनाते हैं। कोई प्रॉब्लम दे दिया, बच्चे उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सामने रख दिया, ठीक है, मान लीजिए किसी मैथ का ही हमने सवाल दे दिया, कोई मैथ का सवाल दे दिया, ठीक है, चाहे वो लाभ हानि से हो, इंटरेस्ट से हो, दे दिया, बच्चे खुद उसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी समस्या हल, समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसके बाद खोज आधारित मेथड, इंक्वायरी मेथड, इंक्वायरी मेथड, ठीक है। अगर किसी मैथ का, जैसे कि आपका ज्योमेट्री में प्रूफ करना होता है, तो प्रूफ करने के जगह में वो फिर अलग डायरेक्शन से उसको कहा जाएगा कि अलग तरीके से इसको प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है, अलग तरीके से प्रूफ करके दिखाइए। तो उस स्थिति में इंक्वायरी मेथड, जिसको खोज रहा कि नया चीज निकलेगा, है ना, खोज रहा, कोई प्रोजेक्ट पे काम करने दे दिया जाता है। अगला जो विधि है उसमें क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करना है। आजकल देखिए हर एक, चाहे वो यूजी हो पीजी लेवल में, हर एक जगह प्रोजेक्ट हमारे सेमेस्टर का एक पार्ट बना दिया गया है, ठीक है। कुछ सेमेस्टर ऐसा, जैसे 7वां और 8वां सेमेस्टर जो होता है अभी यूजी में, वहां प्रोजेक्ट वर्क कराया जाता है। कुछ एक आपको थीम दे दिया जाएगा, इस थीम पर आपको प्रोजेक्ट बनाकर लाना है, सभी बच्चे लाकर लेकर आते हैं, उसमें जो जिसका बेस्ट होता है उसी अनुसार उसको नंबर दिया जाता है, यानी उसको व्यवहारिक ज्ञान प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से दिया जाता है। इस एम को हासिल करने के लिए, रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग को हासिल करने के लिए, इसके अलावा डिस्कशन मेथड, एक है डिस्कशन मेथड जहां पे बच्चों के बीच किसी मुद्दे को लेकर ग्रुप डिस्कशन करा दिया जाता है। मान लीजिए कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने यहां ले आया गया है, यह अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इस पर आप ग्रुप डिस्कशन बच्चों के बीच हो सकता है, ठीक है, इस पर आप ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं। सेमिनार, किसी एक थीम पर, है ना, किसी एक थीम पर आप सेमिनार करा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, सेमिनार में भी वही पक्ष और विपक्ष डिबेट होता है। लोग रिसर्च आर्टिकल लिखकर लाते हैं, किसी मैटर पे थीम से जुड़ा हुआ आर्टिकल, रिसर्च यानी शोध पत्र लाते हैं। उस शोध पत्र में आलोचनात्मक दृष्टिकोण से भी लिखा जाता है और सकारात्मक दृष्टिकोण से भी लिखा जाता है। तो यानी सेमिनार, डिबेट भी एक माध्यम है तर्क शक्ति के विकास का। केस स्टडी, किसी एक डाटा के आधार पर, है ना, किसी एक डाटा के आधार पर केस स्टडी पर भी अध्ययन करने के लिए दे दिया जाता है, ताकि वास्तविक समस्या का विश्लेषण हो सके। कोई मान लीजिए कोई घटना है, ठीक है, कोई घटना है या गांव में कुछ घटना घट गई है, उस केस से उसका वास्तविक कारण क्या है, इस पर दो पक्षों को वहां पर दे दिया जाता है टास्क, इस पर विचार करें। या आपके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पे कोई समस्या हो, किसी पार्टिकुलर केस पे काम करने के लिए अलग अलग ग्रुप को भेजा जाता है और सबका देखा जाता है कि इस बारे में सबका क्या सोच है। यानी केस स्टडी भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग को प्राप्त करने का। अब इसके स्टेप्स को देखते हैं। इसके स्टेप्स को, रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग का जो स्टेप्स है ना, इसका स्टेप्स को बांटा है जॉन डेवे ने, उसके अनुसार इसके कितने स्टेप हैं इसको देखते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग के जो स्टेप्स हैं, उसके जो चरण है उसको देखेंगे। जॉन डेवी जो इनकी विचारधारा है, उसने रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ थिंकिंग या टीचिंग को अलग अलग स्टेप बताए हैं। सबसे पहला जो स्टेप बताया इसने,
आप इसको इस प्रकार समझिए, ठीक है। अगर आप रिसर्चर हैं, अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई समस्या का आप अनुभव करते हैं, उस मुद्दे पे फिर काम करना चाहते हैं, ठीक है, उस मुद्दे पे आप काम करना चाहते हैं। जैसे यहां पर इन्होंने जॉन डेवी ने जो स्टेप बताया है, कहा है कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, एक प्रॉब्लम। छात्र किसी भी चीज को लेकर एक समस्या महसूस करता है, समस्या को जब महसूस करता है तो समस्या आखिर है क्या, इसको फिर डिटेल में डिफाइन करेगा। समस्या अनुभव कर रहा है, फिर इसको डिटेल में उसको समझाएगा और समस्या को स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करेगा। सबसे पहला स्टेप क्या, समस्या अनुभव। समस्या का पहला क्या करेगा, फीलिंग करेगा, अनुभव करेगा। दूसरा क्या करेगा, उस समस्या को थोड़ा बढ़िया से सिस्टमेटिक ढंग से परिभाषित करेगा, परिभाषित करने का प्रयास करेगा। कुछ भी समस्या हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हैं, कुछ भी, जैसे कि महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई समस्या ले सकते हैं, महिलाओं से जुड़ा समस्या ले सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार के बच्चों का जो मातृ मृत्यु दर है या शिशु मृत्यु दर है, उस पर भी कोई आपको समस्या किसी गांव में पर्टिकुलर ज्यादा नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि इस गांव में इस चीज की कमी है, इसीलिए शिशु मृत्यु दर ज्यादा है, अस्पताल की सुविधा कम है इसलिए ज्यादा है, या लोगों में जागरूकता की कमी है। मान लीजिए आप किसी गांव के एक समस्या को देख रहे हैं कि वहां शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, बच्चे का जन्म हो रहा है, उनका मृत्यु हो जा रहा है, जन्म के साथ ही उनकी मृत्यु हो जा रही है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे बगल में अस्पताल की सुविधा नहीं है, संस्थागत प्रसव नहीं होता है, आपको ये समस्या लगा कि वहां अस्पताल नहीं है इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप इसका स्पष्ट परिभाषा तैयार किए, ठीक है। ये जब हो गया तो तीसरा स्टेज है, आपको एक संभावित समाधान ढूंढना। आपको लगता है, आपने क्या कहा कि वहां पर अस्पताल नहीं है इसीलिए ऐसा हो रहा है, ढंग का अस्पताल नहीं है, अस्पताल है लेकिन ढंग का नहीं है इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये आपने अनुमान लगाया, इसी को कहते हैं हाइपोथेसिस। आपने समाधान ढूंढ लिया, समाधान क्या है, अस्पताल बनवा देने से हो जाएगा। आपने ये समाधान ढूंढा, आपने एक संभावित समाधान है, ये आपने अभी देखा नहीं है, जांचा नहीं है, आपका संभावित समाधान है, इसी को कहते हैं हाइपोथेसिस। तीसरा स्टेज क्या है, हाइपोथेसिस। चौथा स्टेज में क्या किया, आपने डाटा संग्रह किया, जिस जिस घर में बच्चे का देहांत हुआ था उस डाटा को आपने कलेक्ट किया, उसका इंटरव्यू लिया, उससे पूछा, आंकड़े और प्रमाण जुटाए, और इससे आपको यह पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, अस्पताल में सुविधा है लेकिन लोग संस्थागत प्रसव में नहीं जाते हैं, बल्कि घरों में ही पुराने जो दाई वगैरह है उस सिस्टम से प्रसव कराते हैं, इसीलिए देहांत हो जा रहा है, ठीक है। यानी वो रूढ़िगत परंपरा के तहत जी रहे हैं, मॉडर्न डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। आपको ये निष्कर्ष निकला, लेकिन आपका हाइपोथेसिस क्या था, अस्पताल नहीं है, वो गलत हो गया। कभी कभी आपका हाइपोथेसिस संभावित समाधान भी गलत हो सकता है, या डाटा जब निकाले तो आपका बात सही भी हो सकता है ना, ये सही भी हो सकता है, नहीं अस्पताल में डॉक्टर और अच्छे अस्पताल की कमी है इसीलिए बच्चों का मृत्यु हो जा रहा था। तो कभी ये पॉजिटिव भी आपके हाइपोथेसिस जो आपका संभावित समाधान है, जो आपने सोचा है इसका रिजल्ट ये होगा, वो मैच भी कर सकता है, कभी मिसमैच भी कर सकता है, ठीक है। यानी चौथा जो स्टेज हमारा क्या करते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं, डाटा का संग्रह करते हैं। इसके बाद पांचवा जो स्टेप बताया है जॉन डेवी ने, उनके अनुसार पांचवा स्टेप क्या है, टेस्टिंग, परीक्षण, हाइपोथेसिस की जांच। अब जब आपने संभावित समाधान रखा था और आपका रिजल्ट कुछ अलग निकला, तो फिर आप जांच करें मेरा हाइपोथेसिस सही है या गलत है। तो आपका हाइपोथेसिस यहाँ पर जांच होगा, यही पता चलेगा आपका संभावित समाधान सही है या गलत है। तो बाद में फिर अपना निष्कर्ष देंगे, बाद में आपका कंक्लूजन आएगा, ठीक है। ये जॉन डेवी के द्वारा दिया गया रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग के द्वारा जो स्टेप्स दिया गया है उसमें 6 स्टेप बताया गया है। कितने स्टेप है, 6 स्टेप। याद रखिएगा, जॉन डेवी ने रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग में 6 स्टेप बताया है, सबको सीक्वेंस में आपको याद कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इसके बाद क्या है। अब हम लोग पिछले वाले में पढ़े थे ब्लूम्स, है ना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो आपको याद है ब्लूम्स ने भी 6 स्टेप बताए थे, ठीक है। ब्लूम्स ने 6 स्टेप बताए थे, उसमें से उनका जो लास्ट 3 स्टेप्स था लास्ट 3 स्टेप था वो रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग से संबंधित है। उसका जो 6th स्टेप था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में,
उसमें जो लास्ट आपका 3 स्टेज है वो इसी से संबंधित है, आपका रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग से। कौन कौन से 3 स्टेप थे बाद में, सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में जो 3 था, यहाँ था एनालिसिस, इसके बाद सिंथेसिस और इवोल्यूशन। एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन, ये तीनों जो है ना रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग का पार्ट है। यानी ब्लूम्स के जो 6 लेवल बताए गए थे उसमें से जो अंतिम 3 है, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन, यानी विश्लेषण, नए विचार बनाना और निर्णय लेना, ये सभी रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग का एक पार्ट है। इसीलिए इसे हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, विश्लेषण, नए विचार बनाना, नए निर्णय लेना, इवोल्यूशन करना, ये सब कौन कर सकता है, जब आपका मानसिक स्तर उस लेवल तक चला जाए। इसीलिए ये जो चीजें हैं ना, यही इसको हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल बनाता है, इस लेवल को। अब हम इसको कंपैरिजन तरीके से देखेंगे, कंपैरेटिव तरीके से करेंगे। रिफ्लेक्टिंग लेवल आपका बनाम अन्य है ना, अन्य जो लेवल है आपका कौन कौन सा, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब इसके साथ हम लोग इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए सोच के स्तर पर। सोच क्या होता है, आपका सोच क्या होता है, मेमोरी लेवल में क्या होता है और अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है। मेमोरी लेवल में सोच क्या होता है ना, मेमोरी लेवल में होता है सोच निष्क्रिय, सोच नहीं होती है। छात्र की भूमिका यहाँ पर क्या होता है, निष्क्रिय होती है, छात्र कुछ भी नहीं करता है। मेमोरी लेवल में छात्र की भूमिका निष्क्रिय है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें, चलिए पहले सोच को देखते हैं ना। सोच यहाँ पर मेमोरी लेवल में नहीं होता है, सोच बिल्कुल होता ही नहीं है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में होता है लेकिन सीमित, टीचर समझाता है, बच्चे समझ जाते हैं। अब छात्र की भूमिका को देखते हैं, यहाँ छात्र की भूमिका निष्क्रिय है, क्योंकि मेमोरी लेवल में उसको याद कराया जाता है, बच्चे सिर्फ याद करते हैं, टीचर ने दे दिया याद करने, बच्चे उसको रट रहे हैं, इसको रटन विद्या भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे छात्र क्या हो गया, निष्क्रिय है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में समझता है, चीजों को समझता है, लेकिन टीचर समझाता है वो समझ लेता है, उसमें वो फिर तर्क वितर्क नहीं करता है ना, आंशिक रूप से सक्रिय, यानी आंशिक रूप से थोड़ा बहुत सक्रिय है। शिक्षक की भूमिका यहाँ पर क्या होता है, इसमें शिक्षक का भूमिका ही सबसे मेन होता है। शिक्षक काफी ज्यादा प्रभुत्वशील होता है, यानी प्रभावशाली होता है। शिक्षक जो चाहे क्लास में उसी अनुसार से क्लास ऑर्गेनाइज होता है, और स्टूडेंट की कोई भूमिका यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर समझाने वाला, ठीक है, यहाँ समझता है, यहाँ शिक्षक की भूमिका क्या होती है, समझाने वाला, वह बच्चे को समझाता है, उसके अंदर समझ विकसित करता है। और यहाँ क्या करता है, सिर्फ रटा देता है, याद करा देता है। ठीक है, यानी मेमोरी लेवल का लक्ष्य होता है याद करना, और अंडरस्टैंडिंग लेवल का होता है समझना। और अगर हम इसमें जोड़ दें आगे रिफ्लेक्टिंग लेवल का, तो क्या होगा, समझने के बाद उसका विश्लेषण करना, है ना, उसका विश्लेषण करना, वो आगे चला जाएगा। तो देखिए मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसको हमने पढ़ा है, वहां सोच क्या था, बच्चे का के अंदर सोच विकसित नहीं था, बच्चे की भूमिका निष्क्रिय थी, शिक्षक की भूमिका काफी प्रभावशाली, लक्ष्य यहाँ था याद करना। अगर इसी को हम अंडरस्टैंडिंग लेवल में देखेंगे तो सोच था, ठीक है, बच्चे का सोच था, लेकिन यहाँ सीमित था, बहुत ज्यादा नहीं था, रिफ्लेक्टिंग लेवल के टाइप का नहीं था। छात्र की भूमिका यहाँ थी, शुरुआत हो गई थी, लेकिन कैसी, आंशिक, बिल्कुल कम। शिक्षक की भूमिका यहाँ तो बहुत ज्यादा था, यहाँ बस समझाने वाला रहा, यहाँ थोड़ा सा घटा। यहाँ लक्ष्य क्या है, याद करना, और अंडरस्टैंडिंग में क्या लक्ष्य है, समझाना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में लक्ष्य क्या है, समझाना किसी चीज को। और अब हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्टिंग लेवल को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कैसे समझेंगे कि ये रिफ्लेक्टिंग लेवल का टीचिंग चल रहा है, रिफ्लेक्टिंग लेवल का टीचिंग ये चल रहा है, इसका प्रमाण कैसे जानेंगे, तो पहले एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। मान लीजिए एक विषय हमने दिया पर्यावरण प्रदूषण, पॉल्यूशन दिया। ठीक है, पॉल्यूशन पर हमने क्या क्या होमवर्क दे दिया बच्चे को, इसका कारण, प्रभाव और समाधान लिखें। कारण पॉल्यूशन का क्या है, इसका प्रभाव क्या है, और इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, इस पर चर्चा करना। तो बच्चे क्या करेंगे, खुद डाटा कलेक्ट करेंगे और अपना निष्कर्ष देंगे। ठीक है, इस समस्या को हमने दे दिया, यानी बच्चे खुद इसका कह सकते समाधान निकाल रहे, निष्कर्ष निकाल रहे। यही है रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग।
जहां बच्चे स्वतंत्र होते हैं, विद्यार्थी स्वतंत्र होते हैं अपने कार्य को करने के लिए। अब इसका देखिए लाभ क्या है, अब इसका एडवांटेज समझते हैं। इसका लाभ क्या है? तो लाभ यही है कि इतना तर्क वितर्क, इतना विश्लेषण होता है ना, यह दिमाग में अस्थायी रूप से बढ़ जाता है। तो सबसे पहला लाभ यही होता है कि यह अस्थायी सीख, जैसे हमने थंबनेल में भी लगाया है, ऐसे पढ़ो कि दिमाग में धंस जाए। तो ये दिमाग में धंस जाता है, फिर आप भूलिएगा नहीं। आप किसी मुद्दे पे ग्रुप डिस्कशन कर लीजिएगा, 10 लोगों के साथ डिस्कशन कीजिएगा, ठीक है, तो वो भूलिएगा नहीं भूलिएगा। आप अगर अकेले अकेले किताब से रट रहे तो आप भूल सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलिएगा। इसलिए अस्थायी सीख विकसित होता है, वास्तविक जीवन से जुड़ा ज्ञान यहाँ पर आता है। और जब आप इस लेवल का पढ़ाई करते हैं, निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। और जब आत्मविश्वास में वृद्धि होगा, निश्चित रूप से आप में निर्णय, डिसीजन लेने की कैपेसिटी विकसित होगी, और यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। जब आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया, निर्णय लेने का क्षमता आ गया, तो निश्चित रूप से आप अपने लाइफ का को चूज कर पाएंगे कि हम किधर फिट बैठते हैं, हम उस डायरेक्शन की ओर जाएंगे, उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे। जैसे जो बच्चे जेट की ओर आए, उनको लगता है कि उसमें एक अच्छे टीचर बनने का गुण है, ठीक है, अच्छे टीचर बनने का कैपेसिटी है, तो वो फिर आ जाता है। जैसे मैं सिविल सर्विस का तैयारी करता दोस्तों के साथ, है ना, सिविल सर्विस का तैयारी करने लगा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैं अनफिट हूं। मैं जब टीचिंग प्रोफेशन में आया तो मुझे ये प्रोफेशन नहीं, बल्कि मुझे लगा कि मुझे मेरा पैशन मिल गया है, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, पैसा नहीं है, ये मेरा हॉबी है, पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। और जब पैशन और प्रोफेशन मिल जाए तो फिर क्रांति हो जाता है ना। तो बस यहाँ पे यही हो गया। तो बस ये कैसे आता है? आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, आपको निर्णय लेने का क्षमता आया, तो ये आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको मदद करती है। ये सारी चीजें, इस लेवल का अगर टीचिंग होता है, इस लेवल का अगर लर्निंग होता है, तो फिर बड़ा ये आपके लिए उपयोगी होगा। अब देखिए, लेकिन इस हर एक लेवल का हमने लिमिटेशन बताया है, यहां भी हम बता रहे हैं, यहाँ पे अधिक समय लगता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग दे दिया, आप सॉल्विंग कर रहे हैं, समय लगता है, ठीक है। आप किसी मामले पर रिसर्च कर रहे हैं और विश्लेषण करना है, आपको हाइपोथेसिस आपने बनाया है, डिसीजन देना है, कंक्लूजन देना है, तो समय तो लगता है। इसके साथ इसके लिए बिल्कुल ट्रेंड टीचर की आवश्यकता है ना। छोटे मोटे टीचर के साथ आप जुड़ नहीं सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, आपको यानी सरकार को अपने स्तर से भी उस प्रकार के ट्रेंड टीचर को हर जगह नियुक्त करना एक भारी चुनौती रहती है। बड़ी बड़ी कक्षाओं में ये कठिन है, छोटे स्तर पे है तो ठीक है, अब जहाँ बड़ी कक्षा है वहां पर ये कठिन हो जाता है इस लेवल को संभालना। अब यहाँ पर देखिए, अभी जो कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। ये पॉइंट ऐसा है ना कि आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ठीक है। ये सारा पॉइंट आपको अगर ऑब्जेक्टिव में मिला तो समझिए रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात हो रही है। रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग का ये की वर्ड्स है ना, की सेंटेंस का ये। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग पूछा जाएगा, कौन है हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, कौन है? तो रिफ्लेक्टिंग लेवल। रिफ्लेक्टिंग लेवल के बारे में और क्या कहते हैं, यह प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड होता है, यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। टीचर किस लेवल में फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, सिर्फ फैसिलिटेटर रहता है, तो ये रिफ्लेक्टिंग लेवल में। लर्नर एज रिफ्लेक्टिव थिंकर, लर्नर जो है ना चिंतनशील थिंकर के रूप में रहता है, ये किस स्थिति में रहता है, तो रिफ्लेक्टिंग लेवल। बेस्ड ऑन जॉन डेविस रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग, तो जॉन डेवी का जो सिद्धांत है, थिंकिंग है, वो किस पर आधारित है, तो रिफ्लेक्टिंग लेवल पर ऑफ थिंकिंग पर आधारित है। जॉन डेवी का थिंकिंग जो है ना वो रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग पर आधारित है। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पर आलोचनात्मक तर्क शक्ति, आलोचनात्मक विचार का विकास होता है, उस प्रकार की सोच सामने आती है। ये सभी जो विशेषता है, ये सभी समझिए की पॉइंट है। इस की पॉइंट को याद कर लीजिएगा तो पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा चिंतनशील स्तर के शिक्षण से संबंधित है। इन सब में से कोई भी वर्ड मिल जाएगा, आप उसको सीधे करेक्ट कीजिएगा कि ये सही है। ये सब की वर्ड को आपको याद रखना है। अगर इसको हम वन लाइन में इसको समझें, एक लाइन में अगर इसके बारे में जाने, तब हम लोग इसको कर सकते हैं, सारांश के रूप में समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग लेवल क्या है, तो प्रॉब्लम प्लस थिंकिंग प्लस सॉल्यूशन, खत्म। अगर इसको एक लाइन में समझना है रिफ्लेक्टिंग लेवल क्या है,
तो प्रॉब्लम थिंकिंग प्लस सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन है रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ थिंकिंग। तो साथियों इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आप भी इसी प्रकार शानदार तरीके से क्लास करें और जेट पेपर 1 में आप 40+ स्कोर अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं साथियों। और हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना होगा, हमारे साथ जुड़ने के लिए यूट्यूब पे क्लासेस आपको मिल ही रही है। इसके अलावा आपको सिस्टमैटिक ढंग से क्लासेस चाहिए, पूरा कंप्लीट क्लासेस चाहिए, पीडीएफ नोट्स भी चाहिए, है ना। तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, हमारा एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे है, उसको आप डाउनलोड कीजिए, है ना। हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड जैसे कीजिएगा ना, वहां पर आपको बहुत सारी क्लासेस दिख जाएगी। ऐसे बहुत सारी कोर्सेस वहां पर चल रही है। इसमें आपको जाना किसमें है, जेट पर। देखिए जेट की क्लासेस है और जेट में भी जब आगे बढ़िएगा तो आपको पेपर 1 का क्लास दिखेगा। और नीचे चलते हैं और नीचे, और यहाँ पे देखिए क्या है, इसको हम एक बार क्लिक कर देते हैं। ये जेट पेपर 1 का क्लास है, इसको क्लिक कर दीजिए। ये देखिए पेपर 1 की क्लास है, तो जेट पेपर 1 का क्लास चल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं इस क्लास के सारे वीडियो और सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिले एक जगह, तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये जो ऐप है ना, इसको अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कहीं समस्या आ रही है कोर्सेज में एंट्री लेने में, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा 7541840154। यहाँ से आप सीधे संपर्क स्थापित करके जो भी आपको दिक्कत हो रहा है क्लासेस लेने में, आप यहाँ पर फोन कीजिएगा, आपको समुचित गाइडलाइन दी जाएगी और क्लासेस में आपको सीधे एंट्री मिल जाएगी। और यहाँ क्लासेस चल रही है, जो भी छूटा हुआ है इसका आपको वीडियो वहां पर रिकॉर्डेड है, पीडीएफ नोट्स भी है, और आपको 1 to 1 यहाँ पर कर सकते हैं। आपसे टॉक करके आपके सॉल्यूशन को समाप्त किया जाएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और एक बात, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, जितनी जल्दी ज्वाइन करते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी क्लासेस छूट चुकी है। अभी अगर और लेट करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जितनी जल्द से जल्द हो सके क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कहीं दिक्कत हो ऐप डाउनलोड करने के बाद क्लासेस एंट्री लेने में, तो फिर आप सीधे इस नंबर पर संपर्क कीजिए। ये नंबर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारा टारगेट है रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास, कैसे आपका रिजल्ट होगा, 6% में कैसे आप आइएगा, उसी प्लानिंग के तहत यहाँ क्लासेस होगी। लाइव क्लास भी है, रिकॉर्डेड है, पीडीएफ नोट्स भी रहेगा। आपका कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर किया जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि मार्च में का धुआंधार प्रैक्टिस सेट चलेगा। सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही चलेगा मार्च में। हम लोग सिलेबस टारगेट करने किए कि फरवरी में कंप्लीट कर देंगे। तो धुआंधार प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करने के लिए और क्लासेस के लिए ऐप को जल्दी से डाउनलोड कीजिए और क्लासेस में एंट्री लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।